हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरी डे विद स्निग्धा। तो आज हम यहाँ 17 अक्टूबर का द हिंदू डिस्कस करने वाले हैं। प्राइमरली हम ये आज 5 मेजर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से। सो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग रेगुलर अपडेट्स। सो लेट्स बिगिन दी डिस्कशन फॉर टुडे। तो फर्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया इजराइल रिलेशन पे आर्टिकल है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर, ये आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, ये 5 डे विज़िट पे हैं इजराइल में। तो इस विज़िट का जो भी कंक्लूजन होगा, जो भी अग्रीमेंट जिसमें साइन किए जाएंगे, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जब वो मीडिया में रिलीज़ किए जाएंगे तब हम उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट होंगे। अभी हम थोड़ा सा इंडिया इजराइल रिलेशंस के बारे में देख लेते हैं। देखिए, इंडिया इजराइल की रिलेशनशिप बहुत ही क्लोज एंड स्ट्रैटेजिक है। इन्होंने ये अपने रिलेशनशिप को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पे रेज़ किया था 2017 में। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप वही होती है कि जिसमें दोनों कंट्रीज़ कमिट करती हैं कि वो स्ट्रैटेजिक एरियाज़ में कोऑपरेट करेंगी, जहाँ जहाँ उनका इंटरेस्ट मैच करता है, डिफेंस एरिया या इन एनी अदर सिविलियन एरिया जहाँ उनके इंटरेस्ट जो हैं वो कन्वर्ज करते हैं, वहाँ पे दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट और कोऑपरेट करेंगी। तो इंडिया इजराइल की रिलेशनशिप्स जो है वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक अपग्रेड हो चुकी है इन 2017। दूसरा मेजर एरिया ऑफ देयर कोऑपरेशन है डिफेंस। डिफेंस सेक्टर में भी इंडिया इजराइल की कोऑपरेशन बहुत ही सिग्निफिकेंट एंड बहुत ही हाई लेवल पे है। आप देखिए कि इजराइल जो है इंडिया का 4th लार्जेस्ट सप्लायर है डिफेंस सेक्टर में, ओनली आफ्टर रशिया, यूएस और फ्रांस। आप देखिए, आप एग्जाम्पल्स मेंशन कर सकते हैं। बैरक मिसाइल जो है, बराक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो इजराइल और इंडिया ने मिलकर ही बनाया है। बहुत सारे टाइप के ड्रोन्स और रडार्स भी इजराइल जो है इंडिया को एक्सपोर्ट भी करता है और को डेवलप करने में भी मदद कर रहा है। साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में इजराइल ने बहुत आगे तरक्की की हुई है। तो इंडिया जो है इजराइल से उस सेक्टर में भी कोऑपरेट करके अपनी साइबर सिक्योरिटी को बूस्ट कर रहा है और आगे करता रहेगा। नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट में। आप देखिए, इजराइल जो है वो जियोग्राफिकली एक डिज़र्ट है, उसमें उसके पास इतना वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, बट उसमें एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से की जा रही है, क्योंकि ये अपना 90% से ज़्यादा वाटर जो है उसे रिसाइकल कर देते हैं। ऑलमोस्ट 93% अपना वाटर रिसाइकल करके रीयूज़ करते हैं ये लोग। इसी वजह से डिज़र्ट होने के बावजूद यहाँ पे एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। तो इसी पर्सपेक्टिव से इंडिया की इस सेक्टर में भी इजराइल के साथ कोऑपरेशन इंडिया के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी और इंडिया कर भी रहा है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो फॉर्मर सीएम, यहाँ पे इजराइल में गए भी थे इनकी वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी को देखने के लिए, क्योंकि पंजाब एक एग्रीकल्चर इंटेंसिव स्टेट है। उसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट देखिए, इजराइल के भी जो बॉर्डर्स हैं वो बहुत ही कन्फ्लिक्ट प्रोन हैं, तो इस वजह से वो अपने बॉर्डर्स को कैसे मैनेज करते हैं, वो टेक्नोलॉजीज़ हम इंडिया भी यूज़ कर सकता है अपने हॉस्टाइल नेबर्स, स्पेशली इस वेस्टर्न साइड पे पाकिस्तान, इधर चाइना। तो ऐसे नेबर्स को मैनेज करने के लिए, ऐसे बॉर्डर्स को मैनेज करने के लिए इंडिया इजराइल जो है अपने बॉर्डर के एरिया में भी कोऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद पीपल टू पीपल टाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। आप देखिए, आप ओल्ड मनाली जाइए, आपको इजराइल के बहुत सारे टूरिस्ट मिल जाएंगे। उसके बाद आप देखिए, जो अटैक हुआ था मुंबई में ताज पे इन 2008, उसमें भी जो इजराइल की एक बहुत बड़ी फैमिली जो है उन्होंने अपनी लाइफ को लूज़ किया था, और उनका एक सिर्फ एक कैंडिडेट फैमिली का ही कुड सर्वाइव एंड ही मूव्ड बैक टू इज़राइल। तो उन्होंने भी जो है इंडिया इजराइल के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया है। उसके बाद आपने देखा भी होगा कि रिसेंटली एक वीडियो सर्कुलेट हो रही थी जिसमें इजराइल के लोग जो है अपने हरे कृष्णा हरे रामा भजन को चैंट करते दिखे थे। उसके बाद आप देखिए, हाइफा भी है इजराइल में, जहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो इंडियन सोल्जर्स लड़े थे और अपनी लाइफ को लूज़ किया था, उसमें उनको ट्रिब्यूट दी गई है। तो ये मेजरली है इंडिया इजराइल के रिलेशनशिप के बारे में। जब अग्रीमेंट्स आ जाएंगे तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से। तो नेक्स्ट आर्टिकल अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अपने आपके इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से, आपके ऐसे पर्सपेक्टिव से, आपके ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से, कहीं भी इसका क्वेश्चन GS2 में भी आ सकता है, वाटर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन
तो ये आप जो फोटोग्राफ में देख रहे हैं ये मिहिर शाह साहब हैं, इन्होंने ऑलरेडी एक ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पे रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की हुई है, प्रेजेंट की हुई है। वो रिपोर्ट भी आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे भी जाके उसकी समरी भी देख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली एक नई नेशनल वाटर पॉलिसी जो है वो डिज़ाइन की जा रही है, जिस कमेटी ने ये डिज़ाइन करनी है, उनके हेड जो हैं वो मिहिर शाह साहब है। तो यहाँ पे उनका इंटरव्यू आया है द हिंदू के साथ कि इस पॉलिसी के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन की गई है। ये अभी रिलीज़ नहीं हुई है, जब रिलीज़ हुई तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो भी थोड़ा बहुत इनका इस पॉलिसी में फोकस है हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली मिहिर साहब इस इंटरव्यू में यही कह रहे हैं कि हमारे जो रेनफॉल पैटर्न्स वगैरह हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो सब फास्ट चेंज हो रहे हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसी वजह से हमारी वाटर पॉलिसी को भी इन चेंजेस के साथ मैच करने के लिए अपग्रेड होना पड़ेगा। तो ये देखिए जो इंटरव्यूअर है वो कहता है कि हमारे पास ऑलरेडी 3 पॉलिसीज़ पड़ी हैं, वाटर पॉलिसी 1987, 2002, 2012। ये आप टाइमलाइन की तरह वहाँ आंसर में ड्रॉ कर सकते हैं टू शो कि प्रोग्रेस कैसे चल रही है। ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करेगा। तो अभी क्वेश्चन ये है कि हम दोबारा एक नई नेशनल वाटर पॉलिसी क्यों लॉन्च कर रहे हैं। तो इसके जवाब में मिहिर साहब ने यही कहा है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी में बहुत सारे चेंजेस और एजिलिटी, फास्ट चेंजेस जो है वो ला रहा है। हमने थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट भी डिस्कस की थी जिसमें बताया गया था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालयन स्नो जो है वो रिड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से रिवर बेसिन्स में वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल की इंटेंसिटी और पैटर्न्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। इंटेंसिटी मतलब क्वांटिटी, और पैटर्न्स की जैसे आप समझिए कि पहले समझ लिए कि एक जून जुलाई के मंथ में मेजर रेनफॉल होती थी, आप देख रहे होंगे कि अब अक्टूबर में भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल कई एरियाज़ में हो रही है। तो वैसे पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं, इंटेंसिटी भी चेंज हो रही है। तो इसकी वजह से जो रिवर्स में जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो भी फास्ट चेंज हो रही है। तो इस इनप्रेडिक्टेबिलिटी, इस वेरिएबिलिटी को डील करने के लिए हमें एक नई वाटर पॉलिसी चाहिए जो इस चैलेंज को मीट कर सके। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि वाटर क्राइसिस जो है वो कंट्री में बढ़ता जा रहा है। आप देखिए इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो अनलिमिटेड, अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ती जा रही है। तो रीसेंट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि हम 2030 तक अपनी कंट्री की हाफ ऑफ द नेशनल डिमांड वी विल नॉट बी एबल टू मीट, अगर हम अपने वाटर को अच्छी तरह मैनेज नहीं करते हैं। आप देखिए नीति का कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये भी प्लीज़ कर लीजिएगा। ये पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स और ऑलरेडी सर्वेज आ चुके हैं जो कि आपको कवर करने बहुत ज़रूरी है। तो ये ऐसे 2 जो इंडेक्स है वो नीति 2 सालों के प्रेजेंट कर चुकी है। आप लेटेस्ट वाला 2020 वाला ज़रूर चेक करिएगा। तो उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि वाटर टेबल्स जो हैं उनमें वाटर अवेलेबिलिटी है जो कम हो रही है, वाटर क्वालिटी भी डिटीरियोरेट हो रही है। आप देखिए हम इतनी पेस्टिसाइड्स वगैरह एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं, उससे वाटर क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होती है। आप माइनिंग वगैरह के टाइम भी एक्वीफर्स को डैमेज करते हैं, तब भी वाटर क्वालिटी डिक्रीज़ होती है। तो इन सब रीजंस की वजह से, इन सब इश्यूज़ को मीट करने के लिए हमें रेडिकल चेंजेस चाहिए अपने वाटर मैनेजमेंट की अप्रोच में। तो इन रेडिकल चेंजेस को ब्रिंग करने के लिए, लाने के लिए ही ये हमारी नई नेशनल वाटर पॉलिसी जो है डिज़ाइन की जा रही है। तो बेसिकली इस वाटर पॉलिसी, नई वाटर पॉलिसी का फोकस कहाँ होगा। तो मिहिर साहब कहते हैं कि हम दोनों, दैट इज़ डिमांड साइड एंड दी सप्लाई साइड पे फोकस करेंगे, और उसके अंडर हम क्या क्या करेंगे। देखिए डिमांड वाटर की कहाँ कहाँ होती है, या तो एग्रीकल्चर में, या इंडस्ट्री सेक्टर में, या हाउस होल्ड सेक्टर में। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हमें तीनों सेक्टर में कैसे वाटर यूज़ होता है उस पर फोकस करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर में आप देखिए कि जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है वो बहुत ही वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स पे बेस्ड है। आप देखिए राइस जो है इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर। थोड़ी सी राइस प्रोड्यूस करने के लिए आपको बहुत हाई क्वांटिटी वाटर चाहिए होता है। इस बार मेंस पे क्वेश्चन भी आया था।
तो आप ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे ध्यान से करिएगा। तो हमें क्या चाहिए कि हम ऐसी राइस, शुगर केन जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है उनसे मूव अवे करें और मिलेट्स जैसी क्रॉप्स उगाएं जो कि कम वाटर में प्रोड्यूस हो सकती हैं। अगर हमें राइस प्रोड्यूस करनी भी है तो राइस की बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं जो कि कम वाटर में प्रोड्यूस हो सकती हैं, और देर आर और मेथड्स भी और हैं। फ्लड इरिगेशन की जगह आप कोई और मेथड्स भी राइस को ग्रो करने के यूज़ कर सकते हैं जो कि कम वाटर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमारा फोकस एग्रीकल्चर में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का होना चाहिए, इरिगेशन, प्रॉपर इरिगेशन में चेंजेस लाने का होना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन, आप स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज़ कीजिए फ्लड इरिगेशन की जगह। तो ये सब चाहिए कि आप वाटर की इंटेंसिटी जो है एग्रीकल्चर में उसे रिड्यूस कर सके, एफिशिएंटली वाटर जो है यूज़ कर सके। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ को भी अपना वाटर फुटप्रिंट देखना पड़ेगा। देखिए करंटली क्या होता है, फ्रेश वाटर्स इंडस्ट्री हमारी हर बार यूज़ करती है जब भी वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो मीर साहब कहते हैं कि हमें फोकस करना है कि हम रिसाइकल्ड वाटर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करें, हर बार नए वाटर के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना करें, उसी वाटर को दोबारा रिसाइकल करके यूज़ करते रहें ताकि इंडस्ट्री का वाटर फुटप्रिंट भी कम हो सके। उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर्स में भी रिसाइकलिंग वगैरह बहुत चाहिए। आप वाटर जो यूज़ करते हैं उस क्वांटिटी को भी आपको लिमिट करना चाहिए। आपकी व्हीकल वॉशिंग के लिए, लैंडस्केपिंग के लिए, फ्लशिंग के लिए जो भी यूज़ करते हैं, तो रिसाइकलिंग, रीयूज़ और रीड्यूस के जो प्रिंसिपल्स हैं आप उस पर बेस करिए। आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। देखिए पुणे की एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वहाँ पे रिसाइकलिंग वाटर बहुत सारी सोसाइटी में यूज़ होता है। आप ये एग्रीकल्चर की पॉइंट लिखते हुए आप इज़राइल की एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं जो हमने अभी डिस्कस की कि इज़राइल की तरह हमें अपने वाटर को रिसाइकल और एग्रीकल्चर में मैनेज करना चाहिए ताकि एग्रीकल्चर जो है वो वाटर सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़े। तो इस तरीके से हमें वाटर की डिमांड साइड को मैनेज करना है प्रॉपरली। अब आ जाता है कि सप्लाइड साइड को कैसे मैनेज करें, जहाँ से वाटर आता है उन जगहों को, उन सोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाए। तो सबसे पहले तो रिवर के कैचमेंट एरियाज़ को हमें मैनेज करना पड़ेगा। देखिए रिवर के जो कैचमेंट एरियाज़ होते हैं वहाँ पे बेसिकली क्या हो जाते हैं, बहुत सारा सॉइल और सैंड एंड पेबल्स वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है, नीचे तो इतनी मोटी लेयर बन जाती है जहाँ पे वाटर स्टोर नहीं हो पाता। वाटर स्टोर होने के लिए बहुत ही कम जगह बचती है, जिसकी वजह से फ्लडिंग भी होती है और हमारा वाटर भी वेस्ट होता है। तो हमें यही चाहिए कि हम इन कैचमेंट एरियाज़ को रिजुवनेट करें, डीसिल्ट करें। डीसिल्टिंग, इस सिल्ट को हटा दें, यहाँ पे ट्रीज़ प्लांट कर दें। ट्रीज़ जो हैं वो वाटर को होल्ड करके रखते हैं। तो ऐसे हमें मेथड्स अपनाने हैं कि हम रिवर के कैचमेंट एरियाज़ को रिजुवनेट कर सकें। ये फर्स्ट स्टेप हमें चाहिए। उसके बाद हमें लोकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करना है। आप देखिए, आपने बाउली देखी होगी दिल्ली में, अगरसेन की बाउली। उसके बाद आपने वाव, रानी का वाव पढ़ा होगा गुजरात में, वाव, वो भी एक लोकल ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है स्ट्रक्चर है। उसके बाद आपने जोहाद्स पढ़ा होगा राजस्थान में। ये सब लोकल और ट्रेडिशनल वे हैं रेन को हार्वेस्ट करने के लिए। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर जो हैं हमें प्रमोट करने हैं ताकि हम सप्लाई को, हम वाटर की अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकें। उसके बाद यही कहा जाता है कि हमें रूरल और अर्बन एरियाज़ में लोकल वाटर बॉडीज़ को मैनेज करना है अच्छे से। आपके पॉन्ड्स हो गए, आपके कैनल्स हो गए, कैनाल्स होगी, ये सब आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना है। अर्बन एरियाज़ में आप अर्बन ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर लगाइए। देखिए जैसे कि ग्रीन वॉल्स, आपने दिल्ली में अगर आपने देखा हो तो मेट्रो के जो पिलर्स होते हैं उस पर आपको वर्टिकल फार्मिंग या आपको प्लांट्स दिख जाएंगे, दैट इज़ ग्रीन वॉल। ग्रीन रूफ्स है कि आप अपने घर की छतों पे जो है प्लांट्स और ट्रीज़ वगैरह उगाएं। इन सब चीज़ों से क्या है, आप वाटर रिटेन कर सकते हैं अपने पास, अपने लोकल एरियाज़ में। तो ऐसी चीज़ों को हमें प्रमोट करना है ताकि हम वाटर अवेलेबिलिटी को, वाटर सप्लाई को बढ़ा सकें। ओके, तो दैट वाज ऑल अबाउट दैट टॉपिक। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप प्लीज़ उसे ध्यान से करिए। वाटर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से जो जो और आता रहेगा वो पॉइंट्स आपके ऐड कराते रहेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद ये नेक्स्ट भूटान चाइना की बाउंड्री टॉक्स पे टॉपिक आर्टिकल आया है। ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी और यहाँ पे कार्ड भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप प्लीज़ उसे जाके चेक कर लीजिएगा, टाइम स्टैम्प भी आपको दे दिया जाएगा।
उसके बाद ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इशू आपके इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से है कोल क्राइसिस। आप देख रहे होंगे कि रिसेंटली न्यूज़ आ रही है कि इंडिया में थर्मल पावर प्लांट्स में कोल की कमी, क्रिटिकली लो लेवल पे जो कोल है इन थर्मल पावर प्लांट्स में पहुंच चुका है। कई थर्मल पावर प्लांट्स के पास तो ज़ीरो रिजर्व बचा है कोल का। बट हमारी प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण मैम ने ये इन क्लेम्स को एब्सोल्युटली बेसलेस डिक्लेयर किया है और कहा है कि इंडिया इज़ अ पावर सरप्लस कंट्री, हमारे पास कोई कमी वगैरह नहीं है। बट अब हम कुछ रियल सिचुएशन देख लेते हैं, हाउ बैड द प्रॉब्लम इज़। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के डाटा के अनुसार इंडिया में जो 135 थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनमें सिर्फ 4 दिन का ही स्टॉक बचा है कोल का। तो ये गवर्नमेंट की ही अथॉरिटी है, इसी के डाटा के अनुसार कि सिर्फ 4 दिन का स्टॉक बचा है, जबकि गवर्नमेंट का मैंडेट है कि 2 वीक्स का स्टॉक इनके पास होना चाहिए, दैट इज़ 14 डेज़। अब रिसेंटली इसको कम कर दिया गया था टू 10 डेज़, बट वो भी नहीं बचा है, सिर्फ 4 दिन का ही स्टॉक बचा है। दैट मीन्स सिचुएशन इज़ क्रिटिकल। उसके बाद आप देखिए कि इंडिया में जो पावर प्रोड्यूस होती है 70% उसकी जो है वो थर्मल पावर प्लांट्स यानी कि कोल बेस्ड है। तो अगर कोल नहीं अवेलेबल है दैट मीन्स इंडिया की सिचुएशन इज़ वेरी रिस्की। तो जो ये हमारी कोल सप्लाई है वो डोमेस्टिक सोर्सेज से भी आती है और जो इंटरनेशनल सोर्सेज से भी आती है। 80% जो है हमारी डोमेस्टिक सप्लाई होती है थर्मल पावर प्लांट्स में, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड सप्लाई करता है माइन करके। और जो इंटरनेशनल सप्लाई है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है अभी, बिकॉज इंटरनेशनली आप देखिए हर ये रिसोर्सेज के नेचुरल गैस, कोल, ऑयल, इन सब के प्राइसेस जो है राइज़ कर रहे हैं। नेचुरल गैस के प्राइस क्यों राइज़ कर रहे हैं ये हमने लास्ट संडे के डिस्कशन में भी डिस्कस किया था, आप वो वीडियो भी जाके चेक कर सकते हैं। तो ये हुआ क्यों है, जैसे मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी हिट हुई है और इंटरनेशनल सप्लाई भी जो है वो इम्पोर्ट्स जो हैं वो कम हो गए हैं इंडिया में। दोनों की वजह से कोल का क्राइसिस इंडिया में आ गया है। तो आप देखिए यहाँ पे स्टैट भी प्रोवाइड किया गया है। बीपी ग्लोबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स के अनुसार डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन जो है वो स्टैग्नेट हो गई है 2018 में। समझ लीजिए एक्स यूनिट्स 2018 में प्रोड्यूस हो रहे थे, तो उससे अभी तक बढ़ा नहीं है प्रोडक्शन। जबकि आप देखिए एनर्जी डिमांड ईयर ऑन ईयर बढ़ती रहती है, आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है, आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ती है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, तो आपकी जो एनर्जी नीड्स हैं वो भी साथ के साथ बढ़ती रहती हैं। तो आपका ये काइंड ऑफ ड्यूटी बन जाती है कि आप कोल प्रोडक्शन, कोल सप्लाई को भी इंक्रीज़ करें टू मीट दोज पावर डिमांड्स, इंक्रीजिंग पावर डिमांड्स, पर वो हो नहीं रहा है। दैट इज़ वाई कोल क्राइसिस जो है हम देख रहे हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि डोमेस्टिक कोल सप्लाई जो है उसमें कमी क्यों आ रही है। तो उसमें 2 तरीके के यहाँ पे रीजंस दिए गए हैं। एक तो है शॉर्ट टर्म इश्यूज, एक है सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चरल इश्यूज जो इंडिया की पावर सप्लाई सेक्टर फेस करता है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक सप्लाई जो है सफ़र कर रही है। तो ये तो शॉर्ट टर्म रीजंस हैं कि कोल माइनिंग एरियाज़ में बहुत फ्लडिंग हो चुकी है, तो वहाँ पे आप कोल नहीं निकाल पा रहे हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज़ हो रहे हैं, लेबर डिस्ट्रप्शन हो गई है कोविड की वजह से। कोल माइनिंग की कंट्रीज़ में लेबर जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो आप कोल ही नहीं माइन कर पाएंगे, तो आप सप्लाई कैसे करेंगे थर्मल पावर प्लांट्स को। उसके बाद देखिए अब लॉकडाउन के बाद जब इकोनॉमिक रिवाइवल हुआ तो सडनली बहुत डिमांड बढ़ गई कोल की, बट जो सप्लाई है उसको मैच नहीं कर पाई। इसी वजह से ये कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हुए कोल सप्लाई की इश्यूज़ में। अब जो लार्जर स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं इंडिया में, जो लॉन्ग टर्म जिन पे फोकस चाहिए इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, वो यहाँ प्रेजेंट किए गए हैं। आप देखिए कि इंडिया में पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स यानी कि लोगों को खुश करने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं, स्कीम्स बनाई जाती हैं, वो बहुत ही शॉर्ट टर्मिस्ट होते हैं। लॉन्ग टर्म में उनका नेगेटिव इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी पड़ता है, जो कि हम अब कोल क्राइसिस के रूप में देख रहे हैं। तो इंडिया में क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो ये स्कीम्स वगैरह, फ्री पावर जो है या डेट वेवर्स वगैरह डिक्लेयर कर देती है। तो इससे क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ और डिस्कॉम्स जिसे कहा जाता है, इनको अपनी पावर की प्राइस एप्रोप्रिएट नहीं मिल पाती। आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये जितना पैसा खर्चते हैं उसमें से सिर्फ 70% ही रिकवर कर पाते हैं,
क्योंकि या तो पावर की प्राइस बहुत कम कर दी जाती है सब्सिडी वगैरह डिक्लेयर करके, या फ्री पावर ही दे दी जाती है। एग्रीकल्चर में तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ दी जाती हैं पावर पे। तो उसकी वजह से इन डिस्कॉम्स की डेट लेवल्स जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। तो आप देखिए, ये हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है एक ICRA, इसने ये कहा है कि पब्लिक सेक्टर डिस्कॉम्स जो हैं उनका डेट जो है वो 6 ट्रिलियन रुपीज़ हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2022 तक। तो आप देखिए, अगर ये इतनी डेट रिडन है तो ये कैसे इन्वेस्ट करेंगी कि अच्छे से पावर को आगे सप्लाई या मैनेज कर सकें या कोल खरीद सकें, जब इनके पास खुद के पास पैसा नहीं है। ठीक है। सेकंड ये भी हो जाता है कि इन ऐसी पॉलिसीज़ की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी पावर जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। तो जब तक प्राइवेट सेक्टर नहीं आता, कंपटीशन नहीं आता है, आपकी एफिशिएंसी इन पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं बढ़ पाती। सारा बर्डन पब्लिक डिस्कॉम्स पे भी ही चला जाता है और उनकी इनएफिशिएंसी जो है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ती ही रहती है। तो इन पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ की वजह से हमें बहुत लॉस हो रहा है, हम कोस्ट रिकवरी नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमें कोयला ख़रीदने में भी ये और पावर प्रोड्यूस करने में भी इश्यूज़ आ रहे हैं। उसके बाद आप देखिए, कोल माइनिंग भी इंडिया में अनटिल लास्ट ईयर डोमिनेटेड बाय पब्लिक सेक्टर कंपनीज ही रही है। आप देखिए, लास्ट ईयर ही पॉलिसी गवर्नमेंट ने रिलीज़ की थी कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जाएगा कोल को माइन करने के लिए, बट उससे पहले सिर्फ CIL कोल इंडिया लिमिटेड ही मेजर माइनर था कोल का। तो इससे भी आप देखिए कि, और जो CIL है वो प्रॉफिट बेसिस पे नहीं वर्क करता था, जैसे मैंने आपको बताया पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ वहाँ भी कंटिन्यू कर रही थी। जब पूरी इंटरनेशनल प्राइसेस कोल की इतनी हाई थी, CIL ने अपनी प्राइसेस बहुत ही कम रखी। तो आप अगर प्रॉपर कॉस्ट रिकवरी नहीं करेंगे तो आप फ्यूचर में री इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं कर पाते जब तक आप प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं। तो हमारी गलत पॉलिसीज़ की वजह से हम ये कोल क्राइसिस आज देख रहे हैं। तो दैट वॉज ऑल। तो आगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब लॉन्ग टर्म हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो ग्रीनर ऑल्टरनेटिव्स को आप बढ़ावा दीजिए। देखिए, सोलर एनर्जी तो ऑलमोस्ट फ्री ही प्रोड्यूस होती है। आप रॉ मटेरियल यानी कि सोलर रेज जो है वो तो आपको फ्री ही मिलती है, कोल की तरह आपको उस पर पैसा नहीं स्पेंड करना पड़ता। तो ऐसे ग्रीन ऑल्टरनेटिव्स, सोलर, वाटर या हाइड्रो, टाइडल, ऐसी एनर्जीज़ को आपको प्रमोट करना चाहिए ताकि आपका जो 70% थर्मल पे डिपेंडेंसी है वो कुछ कम हो सके और कोल की नीड, आपकी डिमांड जो है वो कम हो सके। उसके बाद इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस भी गवर्नमेंट को अब थोड़ी लूज़ करनी पड़ेंगी ताकि हम एटलीस्ट बाहर से तो कोला मंगवा सकें और अपनी पावर सप्लाई को अप्रोप्रिएट लेवल पे ला सकें। उसके बाद यही प्राइसिंग पॉलिसी हमें बहुत ही प्रूडेंट चाहिए। आप पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ नहीं फॉलो कर सकते हर जगह, लॉन्ग टर्म उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, आप कॉस्ट रिकवरी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फाइनली प्राइवेट सेक्टर को भी हमें माइनिंग ऑपरेशंस एज वेल एज पावर प्रोडक्शन और सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि कंपटीशन आए और एफिशिएंसी आए इन ऑपरेशंस में। तो लास्ट आर्टिकल ये मलेरिया वैक्सीन पे है, इस पे मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुकी हूँ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप वो वीडियो भी मैं यहाँ प्रोवाइड करूँगी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में, वो जाके देखिएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। होप इट हेल्प्स. Like and subscribe my channel for more such regular feeds. Thank you for joining.